Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Learn More Forever। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज। यानी आज का मेरा जो पहला वीडियो है वो इनकम टैक्स के ऊपर आधारित है, जिसमें हमें सीखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल जो भी सैलरी अर्न करता है उस पर उसको टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है, उसको सैलरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। उसी तरीके से एक बेनिफिट ये भी है ग्रेचुटी। यानी ग्रेचुटी का क्या ट्रीटमेंट होगा आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी अगर एक एम्प्लॉय को ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो उसे उससे ग्रेचुटी अमाउंट पर कितना टैक्स देना है, कितना एग्जम्प्ट होता है, उसी के बारे में हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ग्रेचुटी है क्या। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ग्रेचुटी के बारे में नहीं पता है कि ग्रेचुटी है क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ग्रेचुटी का मीनिंग हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रेचुटी। द मीनिंग ऑफ ग्रेचुटी इज अ सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह कहा गया है कि ग्रेचुटी एक अमाउंट है, यानी सम ऑफ मनी है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा। कब दिया जाता है? एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब उसकी सर्विस समाप्त होने लगती है, यानी जब एम्प्लॉय रिटायर होने लगता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको ग्रेचुटी का अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। तो ग्रेचुटी का और भी केसेस हैं जो आप लॉ के अकॉर्डिंग सीखोगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये सीखना है कि ग्रेचुटी अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो उस पर कितना उसको टैक्स देना है। यानी जब कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो उसे ग्रेचुटी दिया जाएगा, तो उस पर कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड है उसके बारे में इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ग्रेचुटी का सेक्शन है क्या। दोस्तों, ये जो ग्रेचुटी का जो आप सेक्शन देख रहे हो, आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है। तो इनकम टैक्स जो 1961 है उसमें लिखा गया है ग्रेचुटी के बारे में। जो ग्रेचुटी का जो सेक्शन है वो है 10 सब सेक्शन 10, यानी आप इसको सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 पढ़ सकते हो। तो आखिर बात करते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी की मीनिंग तो आपको पता चल गया कि जब एक एम्प्लॉय होता है उसको रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट दिया जाता है उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। तो हमें ये सीखना है कि इनकम टैक्स में टैक्सेबल कितना अमाउंट पे है और कितना एग्जम्प्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सरकारी एम्प्लॉय यानी सरकारी कर्मचारी, और प्राइवेट सरकारी कर्मचारी भी उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो उस पर उसको टैक्स देना है या नहीं देना है। तो चलिए सबसे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होते हैं दोस्तों, तो उनको जो भी बेनिफिट मिलता है वो सारा कुछ क्या होता है? एग्जम्प्टेड होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर मैंने, gratuity received by all categories of government employees और employees of a local authority is fully exempt। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिलेगा, यानी जो भी ग्रेचुटी मिलेगा, वो पूरा क्या होगा? 1 रुपये भी उस पर टैक्स नहीं देना है। और दोस्तों एक से और हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉयज ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इज। अब बात करते हैं, आप सभी को पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होते हैं, तो आप बात करते हैं लोकल अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। यानी जो एम्प्लॉय होगा अगर वो लोकल अथॉरिटी का होगा तो उसे जो भी अमाउंट मिलेगा ग्रेचुटी का वो भी क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि लोकल अथॉरिटी होता क्या है। तो दोस्तों लोकल अथॉरिटी जो आपके लोकल एरिया में एक हम बात कर सकते हैं कि सरकारी की तरह ही होते हैं वो भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है आपके सामने। आ लोकल अथॉरिटी मीन्स सबसे पहले हमारे पास है डीयू। डीयू मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमसीडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया हूँ, अब अगर कोई एम्प्लॉय इसमें भी काम करता है, जो भी डीयू है, एमसीडी है और डीडीए है, तो अगर इनको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो ये भी क्या होगा? पूरी तरह से फुल्ली एग्जैम्प्ट होगा, यानी उसको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, मिस्टर रोहित सिंह DM of Delhi and he was eligible to receive a gratuity rupees 8 lakh rupees. Find out taxable liability। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि एक रोहित सिंह है, उन्होंने वो क्या है? DM है दिल्ली के, यानी वो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉई हैं। तो अगर इनको जो अमाउंट मिला है 8 लाख रुपीज, क्या ये टैक्सेबल होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो अगर हम बात करते हैं टैक्सेबल ग्रेचुटी तो क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह से सवाल आते हैं तो आप इस तरह से लिखोगे टैक्सेबल ग्रेचुटी इक्वल टू जीरो। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर रीजन भी लिखना है। रीजन क्या आपके पास देखिए लिखा हुआ है, बिकॉज ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो डैट ग्रेचुटी अमाउंट विल एग्जाम्प्ट। यानी आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या लोकल अथॉरिटी का जो एम्प्लॉय होगा उसका जो ग्रेचुटी का जो टैक्सेबल अमाउंट होगा हमेशा जीरो होगा। तो दोस्तों ये जो मेरा ग्रेचुटी का जो पार्ट वन ये वीडियो है जो मेरा पार्ट वन है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके क्या कैटेगरी है। तो अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके भी दो कैटेगरी होते हैं। जो पहला कैटेगरी उसका नाम है कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट 1972। यानी ग्रेचुटी एक्ट आप सभी को पता है कि इसका जो एक्ट है वो है 1972 है। और एक होता है नॉन कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। यानी अगर हम कोई एम्प्लॉय की जब हम बात करेंगे यानी प्राइवेट एम्प्लॉय की जब भी आप बात करोगे इसमें दो कंडीशन आपके पास होंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। यानी एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर का है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा। दूसरा एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी आज के इस वीडियो में बस यही सीखेंगे कि जो ग्रेचुटी एक्ट द्वारा कवर्ड है उसको क्या क्या बेनिफिट है। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है जो नॉन गवर्नमेंट का है और वो कवर्ड है किसके द्वारा, ग्रेचुटी एक्ट के द्वारा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, यानी हमारा टॉपिक है यही। तो इसमें हम क्या होता है देखिए बात करते हैं टैक्सेबल ग्रेचुटी कैसे निकलता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो भी ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव्ड होगा, जो भी हो, चाहे वो 1 लाख रुपीज ही क्यों ना, 2 लाख रुपीज कुछ भी ही क्यों ना हो, उसमें से क्या होता है आपको एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस करना है। यानी गवर्नमेंट ये कहा है कि देखो आपको जो भी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा उसमें मैं पूरा टैक्स आपसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, जो आपको पालन करना होगा। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट ये नहीं करा कि आपको पूरा अमाउंट आपको टैक्स देना है जो भी आपको ग्रेचुटी का मिला है। यानी इनकम टैक्स में कुछ इसके लिए एक्ट बनाए गए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें आपके पास तीन कंडीशन होते हैं। देयर आर 3 कंडीशन फॉर एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जम्प्टेड। यानी आपके पास 3 कंडीशन दिए गए हैं। अगर इन 3 में से जो भी मतलब सबसे कम अमाउंट होगा वो क्या होगा, लिख रखा लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जम्प्टेड। यानी ये जो 3 क्राइटेरिया आपके पास दे रखा है इसमें से तीनों में से जो भी छोटा आएगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, यानी इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया पहले पॉइंट में कि 15/26। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी का, यानी आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसका फॉर्मूला है 15/26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई टोटल कंप्लीटेड ईयर सर्विस। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो भी सैलरी होगा ना उसका हाफ कर देना, यानी आधे महीने की सैलरी। ठीक है, अब आप यहाँ आपके मन में सवाल हो सकता है कि 26 से क्यों डिवाइड किया है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, संडे को इग्नोर किया है। यानी नॉन गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होगा अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो उसको क्या करना है कि 26 से ही डिवाइड करना है, 4 जो संडे होते हैं उसको इग्नोर करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है सैलरी से। और लिखा हुआ है टोटल कंप्लीटेड ईयर सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में कितने समय तक काम किया है, कितने समय तक उसने सर्विस दिया है। और सेकेंड है आपका जो कंडीशन उसका लिखा हुआ है मैक्सिमम रुपीज 20 लाख रुपीज। ठीक है दोस्तों, ये रूल लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट है लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। यानी एक्चुअल में आपको कितना ग्रेचुटी का अमाउंट मिला है। यानी तीनों में से जो भी सबसे लिस्ट होगा सबसे कम होगा उस पर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। यानी जो भी ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड होगा उसमें से इन तीनों पार्ट में से जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको डिटेल में और देखते हैं। यानी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हमारा वीडियो पार्ट 1 है जिसमें हम यही सीखेंगे कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। और दोस्तों इसका मैं पहला पार्ट ही बना रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में अगले वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बात करूंगा कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं जल्द ही इस वीडियो के बाद उसको अपलोड करूंगा। तो देखिए उसी को डिटेल में और समझते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था ये 3 पॉइंट आपके सामने, उसी को डिटेल में और समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालोगे, 15/26 और यहाँ 4 जो संडे उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। लिखा हो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी।
लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो उसको लास्ट में, जब वो व्यक्ति रिटायर हुआ तो उसको कितना सैलरी मिलता था। फॉर देखिए लिखा हुआ है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी वो उसने कितने समय तक, कितने समय उसने सर्विस दिया है। और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने 15 साल 7 महीने किसी ने काम किया है तो क्या होगा, वो 16 साल काउंट होगा, यानी उसको राउंड अप किया जाएगा। यानी अगर किसी ने 20 साल 5 महीने काम किया तो कितना ईयर काउंट होगा, 20 ईयर्स ही काउंट होगा। लेकिन जैसे वो 6 महीने से ज्यादा होगा दोस्तों, तो उसको क्या मानना है कि वो नेक्स्ट ईयर को, यानी वो 21 ईयर हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट आपको पता है 20 लाख रुपए है। और थर्ड है एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड, यानी एक्चुअल उसको कितना ग्रेचुटी का अमाउंट मिला है। तो एक मेन पॉइंट और हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि आपने बात किया सैलरी की, तो सैलरी में हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिख रखा है मैंने, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, यानी सिंपल से याद आपको रखना है कि जो आपके पास जो बेसिक सैलरी होगा और जो डीए होगा, उन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी टोटल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि जो डीए होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिख रखा है 6,000 पर मंथ है, तो लिखा हो 40% अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने कुछ भी दिया रहे, आपको बेशक ये लिखा रहा है ब्रैकेट में कि 40% जो है ना वो किसका है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीए निकलेगा एक्चुअल में बस उसी को ऐड करना है, इसमें परसेंटेज का कोई स्थान नहीं, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर करना है। तो चलिए एक बार और बात कर लेते हैं इससे के नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट में जो है। तो अभी पहले समझाए रखा हूं आपको कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सीड 6 मंथ कंसिडर एज 1 ईयर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, किसी ने 20 साल 7 महीने काम किया है तो उसको कितने ईयर काउंट करेंगे, उसको 21 ईयर काउंट करेंगे। यानी जैसे 6 महीने से ज्यादा होगा तो हम क्या काउंट करेंगे, 1 ईयर के रूप में काउंट करेंगे। अब आगे चलते हैं, तो एक एग्जाम्पल हम इसको सीखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द ग्रेचुटी एक्ट, यानी इसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आफ्टर सर्विंग फॉर 31 ईयर्स 8 मंथ्स इन विजय केमिकल्स लिमिटेड, यानी यहाँ पे देखिए आपको समय दे दिया है, इसने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है उसने कब ज्वाइनिंग किया, आपको डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर सर्विंग, यानी 31 साल 8 महीने, यानी जैसे ही आपने देखा कि 6 महीना एक्सीड हुआ, 6 मंथ एक्सीड हुआ, तो आप क्या मानोगे, 32 ईयर्स मानोगे। यानी कोई व्यक्ति इसने विजय केमिकल्स लिमिटेड में काम किया है, उनका नाम है मिस्टर राठी, हु इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2018। यानी यहाँ पर लिखा है कि एक मिस्टर राठी हैं जिन्होंने अपना सर्विस 31 साल 8 महीने विजय केमिकल्स को दिया है, यानी इस इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है। यानी टोटल कितना काउंट करेंगे, 32 ईयर्स इन्होंने जॉब किया है। और वो क्या हो रहे हैं कि कवर्ड है, देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ सवाल में, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2018, यानी 30 नवंबर 2018 को वो रिटायर हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कितना सर्विस दिया, 32 ईयर्स। द एम्प्लॉयर्स पेज हिम अ ग्रेचुटी ऑफ ₹9 लाख, यानी जो उनका एम्प्लॉयर है उन्होंने कितना ग्रेचुटी का अमाउंट दिया, 9 लाख रुपीज दिया है। और हिज मंथली बेसिक सैलरी ऑफ द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उनका जो बेसिक सैलरी था किस समय, रिटायरमेंट के समय कितना था, 30,000 रुपये था। और जो डीए कितना है, 9,000 रुपये था। और क्या लिखा हुआ है, HRA लिख रखा है 4500 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर, यानी सवाल को घुमाने के लिए कुछ भी अमाउंट लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ दो चीजों पर ध्यान रखना है जब भी सैलरी की बात होगी, तो बेसिक सैलरी और डीए को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ सवाल, फाइंड टैक्सेबल ग्रेचुटी, यानी आपको ये पता करना है कि कितने अमाउंट पे इसको टैक्स, मैंने जो भी अमाउंट इनको मिला है 9 लाख रुपीज, तो कितने अमाउंट पे इनको टैक्सेबल टैक्स देना होगा ग्रेचुटी का, और कितने अमाउंट पे क्या होगा, टैक्स नहीं देना है, यानी कितना माफ होगा। यानी अगर हम डायरेक्ट तो कह सकते हैं कि आपको 9 लाख रुपए मिला है, 9 लाख रुपए मिला है आपको, तो आपको इस पर टैक्स देना है। लेकिन आपको पता है 3 कंडीशन एग्जाम्पशन वाला देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट पता ही है कि हमने बात किया था ग्रेचुटी रिसीव्ड, यानी ग्रेचुटी आपको कितना मिला है। जैसे हमने यहाँ लिखा है ग्रेचुटी आपको कितना मिला है, तो आपको मिला है कितना, 9 लाख रुपीज मिला है। और कंप्लीटेड ईयर, यानी उसने कितने साल कंप्लीट किया, तो आपको देखिए मैंने बताया था पहले ही
कि 31 ईयर्स 8 मंथ्स है तो इसको क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे। यानी रूल में लिखा हुआ है कि जैसे 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड होगा तो क्या कर देंगे, इसको अगले नंबर में इसको काउंट कर देंगे, यानी कितना कर देंगे, 32 ईयर्स कर देंगे। और जब हम सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक आपको दे रखा 30,000 रुपये और डीए कितना है, 9,000 रुपये। यानी आपके पास क्या हो गया, 3 पॉइंट आपके पास गिवन है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, एग्जाम्पशन अमाउंट निकालना है। यानी उसकी जो बेसिक सैलरी कितना हो गया, 39,000 पर मंथ हो गया। तो चलिए बात आगे करते हैं। लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग एग्जम्प्टेड, यानी इसमें से जो 3 पॉइंट आएगा उसमें जो भी सबसे कम आएगा वो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि जो भी सैलरी होगा उसके यानी हाफ मंथ की सैलरी निकालना है। यानी हमने क्या किया, 15 डिवाइड बाई 26 और 4 संडे को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और सैलरी कितना आपके पास 39,000 रुपीज़ है जो हमने ऐड करके यहाँ पर निकाला है इसका सैलरी। तो अगर आप इसको आधे महीने की सैलरी निकालोगे आपको आपके पास आ जाएगा 22,500 रुपीज़, यानी 22,500 रुपये आ जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ सर्विस, यानी उसने कितने साल तक उसने जॉब किया है। तो कितने तक किया उसने, 32 ईयर्स तक किया है। तो आप यहाँ पे जैसे इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 7,20,000 रुपये, यानी 7,20,000 रुपये आपके पास आ गया पहले पॉइंट का आंसर। सेकेंड पॉइंट आपको पता है कि मैक्सिमम आपके पास लिखा हुआ कि 20 लाख रुपए तक होता है ग्रेचुटी का अमाउंट। और थर्ड वन क्या है आपके पास, एक्चुअल ग्रेचुटी, यानी एक्चुअल में आपको ग्रेचुटी का कितना अमाउंट आपको मिला है। तो वो कितना मिला है, 9 लाख रुपीज। तो इसमें देखिए क्या मैंने बोला, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग एग्जम्प्टेड, यानी ये जो 3 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, जो तीनों का जो आंसर है 7,20,000, 20 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटा क्या आपके पास, 7,20,000। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि सवाल पूछा गया था कि एग्जम्प्ट ग्रेचुटी कितना है, यानी कितना ग्रेचुटी माफ होगा, तो होगा कितना, 7,20,000 रुपए। और अगर हम टैक्सेबल ग्रेचुटी की बात करते हैं तो आपके पास कितना मिला था, एक्चुअल में 9 लाख रुपीज मिला था और एग्जाम्पशन कितना हुआ, 7,20,000 रुपीज। यानी अब आपको नेट जो टैक्सेबल ग्रेचुटी होगा 1,80,000 रुपये, यानी 1,80,000 रुपीज पे आपको क्या होगा, टैक्स देना होगा। और ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है और जो भी टैक्सेबल अमाउंट आएगा आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। और आज के हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तब हमने क्या कैलकुलेशन किया था। और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे, अगली वीडियो में ये देखेंगे कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह से कैलकुलेशन करना है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।